दोस्तों रिसेंटली अभी प्रांजल कामरा जी ने बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023 पे एक वीडियो बनाई है। तो काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि उस वीडियो में जो जो म्यूचुअल फंड्स बताए हैं उनकी एक ब्रीफ मैं आपको बता पाऊं और क्या मेरे हिसाब से आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किस फंड में कितना रिस्क है, वो सारी चीजों पे आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो मेजरली अगर आप देखेंगे इन्होंने 8 फंड्स अपनी इस वीडियो में जो रिसेंटली आई है इसमें बताया है। सबसे पहले एक लार्ज कैप फंड एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड के बारे में बात की है। तो एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसमें अपना पैसा लगाता है। तो सेंसेक्स इंडेक्स में जितनी रिटर्न मिलेगी उतनी रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल सकती है और ये देखा गया है कि 12-13% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने अभी तक पिछले 10-15 साल में दी है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि लार्ज कैप का फंड है और पैसिव फंड ही लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। एक्टिव फंड्स बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं देते हैं। ये चीज पे मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड जो उन्होंने फंड बताया है काफी हैरान करने वाला फंड है। लास्ट टाइम भी 2022 में जब इन्होंने बेस्ट म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई थी उसमें भी इसको शामिल किया था। मिराई एसेट फैंग ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इस फंड को इन्होंने रेकमेंड किया और लास्ट टाइम 2022 की वीडियो में भी इन्होंने इस फंड को रेकमेंड किया था। और अगर आप एक साल में देखेंगे उनकी रिकमेंडेशन से आज तक एक साल में लगभग 30 से 40% इस फंड में गिरावट आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो वीडियो देखकर इन्वेस्ट नहीं किया होगा वो काफी फायदे में रहे होंगे। तो आपने एक साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसे आपके 5800 रुपीज रह गए। इतनी जबरदस्त गिरावट इस फंड में आई है। तो फैंग ईटीएफ पैसा कहां लगाता है, यहां पर सिर्फ 10 कंपनीज होती हैं, 10 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से मेजरली बिलोंग करती है, जिसमें से टेस्ला आप देखेंगे, नेटफ्लिक्स, ऐसी कंपनीज जो यहां पर काफी हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाली जिन कंपनीज को आप मान सकते हैं, ये अलग अलग 10 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रहती है। अब इस फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, अगर आप ग्लोबल फंड्स में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है क्योंकि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 10 कंपनीज हैं। तो एक दो कंपनीज भी परफॉर्म नहीं करेंगी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे मेटा ने परफॉर्म नहीं किया, नेटफ्लिक्स ने परफॉर्म नहीं किया, उसके अलावा अलीबाबा ने परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए इस फंड में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। तो ये फंड्स अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। अगर आप ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ये पोर्टफोलियो है। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं तो सिर्फ 5 से 10% का ही अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी है आपको। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया अपनी वीडियो में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि इन जो इन्होंने फंड्स बताए उनमें से कौन से फंड्स अच्छे हैं, क्या पोर्टफोलियो इससे बन सकता है, वो चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको यही चीज बोलूंगा, मिराई एसेट फैंग ईटीएफ से अच्छा है आप जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है उसमें पैसा लगाइए। वहां पर भी रिस्क होता है लेकिन वहां पर कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है, तो वहां पे भी अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। आपको फैंग ईटीएफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही पैसा लगाना है, इसके अलावा आपको पैसा नहीं लगाना है। और एक साल में जिन इन्वेस्टर्स ने वो लास्ट वीडियो देखकर उनकी इन्वेस्ट किया होगा उनको एक जबरदस्त लॉस इस वक्त हो रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा यहां पर खुद सोचकर समझकर पैसा लगाने की जरूरत है इस फंड में। इसके बाद 3 ईएलएसएस फंड पे बात की है। पहली मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, ये काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, ये कंसिस्टेंट फंड है। तो ये फंड मुझे भी काफी अच्छा लगता है और इस फंड में एक अच्छी ग्रोथ रेगुलरली इन्वेस्टर्स को देखने को मिली है। इसके बाद एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसको मैं आपको बोलूंगा आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी को रुकवा देना है, लॉक इन पूरा हो चुका है तो इसमें से पैसा निकाल लिया लेना है आपको। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचकर इसको रिकमेंड किया है। पिछले 5 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। 5 साल में इसने 11-12% की रिटर्न दी है। निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी ही रिटर्न इस फंड ने यहां पर आपको जनरेट करके दी है। तो काफी
खराब परफॉर्मेंस चल रही है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की, और सिर्फ पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 सालों से लगातार अंडर परफॉर्मेंस इस फंड में देखने को मिल रही है। तो आपको एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि आपको इस फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि ये फंड एक तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, और उसके बाद धीरे धीरे इस फंड की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो यहां पर साफ नजर आती है। तो इस फंड को आप अवॉइड करके चलें, बिल्कुल इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। इसके बाद जो तीसरा इन्होंने फंड बताया, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, तो ये एक अच्छा फंड है। मैं खुद आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर ईएलएसएस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड एक काफी अच्छा फंड है जिसमें आप अपना पैसा लगाकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें एक अच्छा स्कोप है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर ये फंड चलता है, तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी चीज आती है कि इन्होंने जो फ्लेक्सी कैप फंड रेकमेंड किया है वो किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये गलती आपको नहीं करनी है कि इन्वेस्टर्स पराग पारिक टैक्स सेवर और फ्लेक्सी कैप इन दोनों में पैसा ना लगा दें, क्योंकि ये दोनों ही फंड सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। और इसके साथ साथ इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो भी देखेंगे, ओवरलैपिंग देखेंगे, तो 60-70% पोर्टफोलियो इनका सेम है, क्योंकि सेम फंड मैनेजर है, सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। तो उस चीज को आपको समझकर चलना है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट होती है वो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में नहीं होती है। मेजर डिफरेंस इन दोनों फंड में सिर्फ इतना है। तो इन्होंने पराग पारिक टैक्स सेवर और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दोनों को रेकमेंड किया है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इन दोनों में से आपको सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन दोनों फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो सेम रहती है। तो उस चीज को आपको समझ कर चलना है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल फंड ऐड कर रहे हैं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। पराग पारिक टैक्स सेवर से आप इंडिया कंपनी की वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे, और जो ग्लोबल कंपनीज है उसके लिए आप अगर आपको उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से लगना है तो फैंग ईटीएफ, नहीं तो नैस्डैक 100 जो बेस्ट फंड रहता है उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को आप अवॉइड भी करके चल सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ फंड्स हैं जहां पर उन्होंने बात की है। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कोटक का फंड इन्होंने रेकमेंड किया है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जो अभी तक आपने पुराने फंड्स देखे, एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स, मिराई एसेट टैक्स सेवर, पराग पारिक टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म, ये सारे फंड्स मेजरली आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इतने फंड जिनमें ऑलरेडी लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद एक और लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत ज्यादा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस पोर्टफोलियो के साथ लार्ज एंड मिड कैप फंड को अवॉइड करके आप एक प्योर मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप की कमी यहां पर नजर आती है। तो मिड कैप फंड को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे आप कोटक के फंड को ऐड करें। बेस्ट मिड कैप फंड्स में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, तो उसमें मैं यही आपको बोलूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं जो कोटक का इन्होंने बताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा एलोकेशन आपकी लार्ज कैप में ऑलरेडी हो रही है। पुराने जो 4-5 फंड्स हैं, ये सारे ही फंड्स लार्ज कैप में ही अपना 60-70% पैसा लगाकर ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद आखिरी में स्मॉल कैप फंड पे बात की है, एक्सेस स्मॉल कैप फंड। एक्सेस स्मॉल कैप फंड मुझे भी एक अच्छा फंड लगता है, हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। लेकिन एक जो बात उन्होंने एक्सेस स्मॉल कैप फंड के बारे में बोली है वो मुझे यहां पर गलत लगती है। इन्होंने बोला है कि ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, लेकिन एक्सेस स्मॉल कैप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क लेने वाला फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स क्वांट स्मॉल कैप और पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप जैसे फंड्स है। एक्सेस स्मॉल कैप एक स्टेबल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो एक कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करता है, काफी कम टर्नओवर रेशियो इसकी रहती है, स्टेबल फंड है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये 8 फंड्स हैं जो उन्होंने अपनी वीडियो में रेकमेंड किए हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 8 फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 फंड 6 फंड मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरी तरफ से वीडियो है जिसमें मुझे लगता है कि जो
जो जो फंड्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलने हैं और किस फंड में कितनी एलोकेशन करनी है। और मैं आपको एंड में यही बात बोलूंगा कि YouTube पे किस इन्फ्लुएंसर के कितने सब्सक्राइबर हैं ये देखकर आपको उनकी सजेशन नहीं लेनी है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी ऐसे फंड्स आपको बताए हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड जैसा फंड इन्होंने बताया था, आदित्य बिरला सन लाइफ 96 फंड इन्होंने बताया था जिसमें आज 7-7.5% की रिटर्न्स आई है पिछले लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड बताया था जिसके बारे में अब बात नहीं की जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं वो कोई फंड बता रहे हैं तो वो अच्छा ही फंड होगा। इस सोच से थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में जो मैंने देखा है काफी खराब फंड्स यहाँ पर इन्होंने प्रीवियसली भी बताए हैं, और अभी भी जो मिराई एसेट फैंग बताया है वो काफी हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। उस चीज को आपको समझना है। एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है, और इस पोर्टफोलियो के साथ लार्ज एंड मिड कैप फंड बिल्कुल नहीं जाता है, तो इसको अवॉइड करके चलना है। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन या नहीं है। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कल पोल में भी काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो वीडियो है इससे मैं आपको बता पाऊं कौन से फंड्स अच्छे हैं कौन से फंड्स अच्छे नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रही थी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।